गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 10 जुलाई 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम के तीनों ही पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें, और साथ ही साथ कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन, CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? CSIR पे आज मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। वीडियो देखना शुरू किया है तो सबसे पहले इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, ऑप्शन सी है कोई साइंटिस्ट, या ऑप्शन डी है सचिव प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। तो इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। ओके, पहला न्यूज जो है कि भारत के सहारे कोरोना संकट से पार पाएगी दुनिया की अर्थव्यवस्था। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था जो जूझ रही है कोरोना वायरस के कारण, उसको पार निकालेगी भारत। ये कहना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, और ये कहना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के आयोजन के अवसर पे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक, जिसका आयोजन ब्रिटेन में हो रहा है, वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ यह नहीं है कि दुनिया के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए। हम दुनिया के लिए ओपन थे कल भी, आज भी हम दुनिया के लिए ओपन हैं। और भारत एशिया की सबसे बड़ी तीसरी सबसे बड़ी खुली अर्थव्यवस्था है। ओपन इकोनॉमी है भारत, राइट। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का कुछ कहना है। स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और रक्षा क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन हुआ कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं स्टोरेज के सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में, या फिर रक्षा यानी डिफेंस सेक्टर में, वो इंडिया आकर के निवेश कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही है, आप खुद इनको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए, इस पर डिटेल से एनालिसिस मैं नहीं करूँगा, लेकिन जब नेपाल के संबंधों के बारे में हम जिक्र करेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल से एनालिसिस मैं कर दूंगा आपको। एक सेकेंड। ओके, ये क्या है, ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि नेपाली ऑपरेटर ने दूरदर्शन को छोड़ के सभी भारतीय न्यूज़ चैनलों का प्रसारण रोका। इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो मैं डिटेल से बाद में डिस्कस करूँगा। जब नेपाल के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, संबंधों को लेकर के, पॉजिटिव संबंध, नेगेटिव संबंध, ऐतिहासिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध, ठीक है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये न्यूज़ सुनो कि न्यूज़ क्या है, कि दूरदर्शन को छोड़ के सभी चैनल पे प्रसारण रोक लगा दिया है, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं इंडिया के। और नेपाल का कहना है कि इस चैनल पे आप प्रोपोगंडा फैला रहे हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। तो ऐसा हमने भी देखा है कि कुछ न्यूज़ चैनल पे जो चीन की राजनयिक हैं, चीन की जो डिप्लोमेट है, जो नेपाल में है, नेपाल में जो चीन की राजदूत हैं, और उसके और प्राइम मिनिस्टर ओली के गलत संबंधों के बारे में दिखाया गया है, जो सही प्रतीत नहीं होता है कुछ नेशनल न्यूज़ चैनल पे, राइट। तो इसलिए नेपाल का कहना है कि हम इस पर प्रतिबंध कर दिए। तो थोड़ा सा बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, सैन्य कर्मियों को टिकटॉक समेत 89 ऐप डिलीट करने के आदेश। पहले हमें पता है कि 59 ऐप जो चाइनीज ऐप इंडिया ने रोके हैं। किस आधार पे रोके हैं? सिक्योरिटी के आधार पे इंडिया ने चीन के 59 ऐप को प्रतिबंधित किया है। कौन सा एक्ट है? हमने कई बार एक्ट डिस्कस किया है, एक्ट और उसका सेक्शन बहुत बार डिस्कस किया है। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस एक्ट के तहत तथा उसके किस सेक्शन के तहत 59 चीन के ऐप को भारत सरकार ने बैन किया। चूँकि हमने कई बार डिस्कस किया है, इसलिए आज हम एक्ट पे डिस्कस नहीं करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना ध्यान से मुझे सुनते हैं। तो
आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में कि किस एक्ट और किस सेक्शन के तहत जो है भारत ने चीन के 59 ऐप को प्रतिबंधित किया। अब देखो यहाँ पे जो है जो सैन्य कर्मी है हमारे जो मिलिट्री है, हमारे जो एयरफोर्स हैं, हमारे जो नेवी हैं, उसको भारत सरकार ने कहा है कि 89 ऐप को आप प्रतिबंधित कीजिए या डिलीट कीजिए। 89 में 59 ऐप तो चीन के ही हैं और रेस्ट जो 30 ऐप है उसमें फेसबुक जैसा ऐप है, उसमें इंस्टाग्राम जैसा ऐप है, टिंडर जैसा ऐप है। ये सारे के सारे ऐप चूँकि डाटा चोरी करने का इल्ज़ाम फेसबुक पे भी लगा है, डाटा चोरी करने का आरोप व्हाट्सएप पे भी लगा है, डाटा चोरी करने का आरोप इंस्टाग्राम पे भी लगा, इसलिए सरकार ने जो हमारी सैन्य गतिविधि है उसका इन्फॉर्मेशन किसी अन्य देश को ना हो, भले ही वो अमेरिका हो या कोई भी देश हो, हम अपने सैन्य गतिविधि का इन्फॉर्मेशन किसी देश को नहीं देना चाहते हैं, गुप्त रखना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने कहा है कि इन ऐप को प्रतिबंधित कीजिए। अगर आप इन ऐप को प्रतिबंधित नहीं करेंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन कोई अन्य देश के पास जा सकता है, राइट। तो एक अच्छा और सकारात्मक कदम है सरकार के द्वारा यह। एनजीटी ने दिया राजधानी में सभी घरों से लिया जाए सीवरेज शुल्क। तो एनजीटी का आदेश है, क्या आदेश है अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एनजीटी आपके लिए अधिक इम्पॉर्टेंट है। लगातार क्वेश्चन यूपीएससी में एनजीटी को लेकर के पूछा है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी लगातार क्वेश्चन पूछा है। आप जाकर के देख लेना पिछले 5 वर्ष का प्रीलिम्स का पेपर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे लगभग प्रत्येक वर्ष एनजीटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनजीटी क्या है? एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का फुल फॉर्म नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक सांविधिक संस्था या वैधानिक संस्था वैसी संस्था को कहा जाता है जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया हो। आई रिपीट, सांविधिक संस्था या वैधानिक संस्था वैसी संस्था को कहा जाता है जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से किया गया हो। अब देखो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से किया गया है, इसलिए ये सांविधिक संस्था। भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है, आई रिपीट, इंडिया वर्ल्ड का तीसरा ऐसा देश है जो इस तरह की ग्रीन ट्रिब्यूनल लाई है। पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा हो गया इंडिया जो ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की है। एनजीटी जो 7 लॉ में 7 इंपॉर्टेंट लॉ है, इस लॉ का उल्लंघन होता है तो एनजीटी आदेश पारित कर सकता है, एक्शन ले सकता है। कौन से लॉ है? पहला है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, दूसरा है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस 1977, तीसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, चौथा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पांचवा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, छठा है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, सातवां है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता अधिनियम 2002। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि नदी को लेकर के गंगा में अगर किसी तरह का अतिक्रमण होता है तो एनजीटी एक्शन लेता है, क्योंकि गंगा जो है बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है अगर किसी तरह का गंगा में कोई एक्टिविटी होता है, कोई उत्खनन होता है या कुछ होता है तो, राइट, वहाँ एनजीटी आपको एक्शन लेते हुए दिख जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये 7 महत्वपूर्ण एक्ट है, इसका नाम अच्छे से याद रख लेना, जिसके उल्लंघन होने पे एनजीटी आदेश पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट एक्ट को एनजीटी के दायरे से बाहर भी रखा गया है। कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसलिए आपने देखा होगा कि वाइल्ड लाइफ, अगर मान लो बाघ, अगर कहीं पे किसी जगह बाघ की मृत्यु हो रही है तो एनजीटी वहाँ पे खामोश था, कुछ बोला नहीं था, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। और साथ ही साथ एसटी एंड अदर्स ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। तो क्या दायरे में है, क्या दायरे से बाहर है, इसी में आपको ऑप्शन देकर, मल्टीपल ऑप्शन देकर यूपीएससी फंसा सकता है, इसलिए आप सचेत रहें और अच्छे से देख लें। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में।
रीजनल क्वार्टर भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए। ये न्यूज़ अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है इन्फॉर्मेशन था एनजीटी के बारे में वो अधिक इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक न्यूज़ जो है कि 15 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी भारत ईयू शिखर बैठक। तो 15 जुलाई को बैठक होने दीजिए, उसके बाद हम ईयू के बारे में, यूरोपीय यूनियन के बारे में जो है डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि भारत का इसके साथ क्या संदर्भ है, क्या संबंध है, क्या ट्रेडिशनल संबंध है, क्या वर्तमान में संबंध है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या निगेटिव एस्पेक्ट है, सभी हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। 15 को पहले मीटिंग होने दीजिए, तो इस न्यूज़ पे हमारी नज़र रहेगी। देखो, सभी के लिए अनिवार्य हो मास्क का प्रयोग, CSIR ने कहा है। CSIR ने ऐसा क्यों कहा है कि सभी के लिए मास्क का अनिवार्य प्रयोग हो? क्योंकि WHO ने चेतावनी जारी की और WHO ने कहा है कि हवा के माध्यम से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। तो आप जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, आप इस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ना कि हवा के माध्यम से कोरोना वायरस फैल सकता है। इसलिए आप लोग भी जहाँ कहीं निकले मास्क लगा कर निकले, साथ ही अपने रिलेटिव को भी, अपने सगे संबंधी को भी आप इन्फॉर्मेशन दे दें कि वो लोग भी जहाँ कहीं निकले मास्क लगा के ही निकले। CSIR का भी ऐसा सुझाव है। तो हमारे लिए ये संस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट है। CSIR मतलब फुल फॉर्म होता है इसका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। यानी इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसका सबसे बड़ा संस्थान है CSIR। सबसे अधिक रिसर्च डेवलपमेंट इसी संस्था में होते हैं। भारत में इसके टोटल 38 प्रयोगशाला हैं। इसकी स्थापना आज़ादी से पहले हुई थी। सितंबर 1942 को इस संगठन की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण होता है, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के तहत आता है। और CSIR एक कंपनी नहीं है, एक सोसाइटी है। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1986 के तहत जो है ये रजिस्टर्ड है। तो यह एक स्वायत्त निकाय है, एक सोसाइटी है। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। और साथ ही साथ CSIR सलाहकार बोर्ड होता है और इसमें 15 सदस्यीय निकाय होता है CSIR के सलाहकार बोर्ड का, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो CSIR के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जितना भी देश में रिसर्च होता है, जो गवर्नमेंट रिसर्च स्पॉन्सर करती है, वो लगभग CSIR के दायरे के तहत आता है या इसके रेगुलेशन के तहत ही आता है। देखो, यहाँ पे एक संगठन दिया हुआ NIA करेगी तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा सोना तस्करी मामले की जांच। केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पे जो है सोना की तस्करी हुई है। मैटर गया आपको NIA के पास, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर आपसे बोलता हूँ कि न्यूज़ जो होता है, न्यूज़ से अधिक वो संस्था इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। UPSC अक्सर वो संस्था या उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उस न्यूज़ से, वहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछती है। NIA महत्वपूर्ण क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि 2019 में भी इसमें संशोधन हुआ था। तो इसलिए 2020 के जितने भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन होंगे या UPSC के क्वेश्चन होंगे, वहाँ ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो NIA के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक संघीय जांच एजेंसी है, राइट। इसकी स्थापना कब हुआ था आप याद रख लेना, आपको याद भी हो जाएगा कि 2008 में बम्बई ब्लास्ट हुआ था।
मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में। आप लोगों को याद होगा 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई में, किस तरह से ताज होटल में हमला हुआ था और कई अन्य जगह पे हमला हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे हमारे देश के। तो उसके बाद सरकार को इस संगठन की आवश्यकता पड़ी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, और आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आतंकवाद में जितना मान लो कहीं आतंकवादी घटना होती है या होने वाली होती है तो वैसे कंडीशन में NIA सक्रिय होता है, ये एक्शन लेने का काम करता है। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर होगा। अब क्या हुआ है कि 2019 में इसमें संशोधन करके कई अन्य एक्टिविटी को इसमें शामिल किया है। जहां NIA पहले सिर्फ आतंकवादी घटना से संबंधित चीज़ों पे एक्शन लेती थी, अब कुछ जो है जैसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का उल्लंघन होता है तो वहां भी ये एक्शन ले सकती है। साथ ही साथ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का उल्लंघन होता है तो वहाँ भी NIA एक्शन ले सकती है। अब मानव तस्करी होता है तो वहाँ भी एक्शन ले सकती है। जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियार की बिक्री, साइबर आतंकवाद और एक्सप्लोसिव एक्ट 1908 का अगर उल्लंघन होता है तो वहाँ भी आपको अब एक्शन ले सकती है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है 2019 में अमेंडमेंट करके। पहला क्या गया है कि पूरे देश में जांच का अधिकार है इसको। अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार जांच होगा, इसके लिए भी इसका प्रारूप तय किया गया। केंद्र सूचीबद्ध अपराध पे सीधे निर्देश दे सकती है और सूचीबद्ध अपराध हेतु दिल्ली में विशेष कोर्ट की स्थापना भी की गई है। यहाँ पे विशेष न्यायालय की बात की गई है। तो ये सारे के सारी व्यवस्था NIA के अमेंडमेंट एक्ट 2019 में किया गया है, पिछले वर्ष किया गया है, आई गेस सितंबर के आसपास, राइट। तो इसलिए ये संस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो उम्मीद करता हूँ NIA के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। याद रख लेना 2008 के मुंबई टेरर अटैक के बाद इसकी स्थापना की गई थी। पानी बचाने के लिए महिलाओं ने घर से खर्चे 4 करोड़। इसको आप खुद से पढ़ लेना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि केस स्टडी के तौर पे ये आपको एथिक्स में भी काम दे सकता है। कि अगर मान लो आपको बोला जाए कि क्या पानी की जो है नीति है, पानी को किस तरह से सेव किया जाए, वाटर कंजर्वेशन किस तरह से किया जाए, तो वहाँ पे आप इस तरह के न्यूज़ को कोट कर सकते हैं। तो जा करके बेसिक आप लिख लेना, इसको कोट कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पानी कंजर्वेशन की चर्चा है। देसी उत्पादों की जानकारी देगा गाइड नामक ऐप। ये गाइड ऐप बनाया है जो देसी उत्पाद, जो देसी प्रोडक्ट है उसका आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं। और एक बार चूंकि वस्त्र उद्योग काफ़ी फेमस उद्योग है, इंडिया का जो वस्त्र इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, वो तीनों ही सेक्टर में काम करता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था के जो 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तीनों ही सेक्टर से ये संबंधित हैं। कुछ उद्योग होते हैं जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, पर्यटन उद्योग हो गया, ये सारे के सारे तीनों ही सेक्टर से संबंधित हो जाते हैं। जैसे IT सेक्टर है, केवल सेवा सेक्टर से संबंधित होगा, राइट। लेकिन ये जो है जैसे खेती है, केवल प्राइमरी सेक्टर से संबंधित होगा। लेकिन वस्त्र में क्या होता है, वस्त्र में क्या होता है कि आप कपास की खेती भी करते हैं, साथ ही साथ इसका मैन्युफैक्चर भी करते हैं, वस्त्र बनाते भी हैं, और साथ ही साथ जो है इसका एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं वस्त्र का। तो इस तरह से ये तीनों ही सेक्टर, अर्थव्यवस्था के जो तीनों सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों से कोरिलेट हो जाता है वस्त्र इंडस्ट्रीज, राइट। तो इसलिए एक बार जाकर के इसको आप पढ़ लेना। कुछ खास इस आर्टिकल में नहीं दिया है, इस एडिटोरियल में नहीं दिया है, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि भ्रष्टाचार की एक और जड़ पे हमला। न्यूज़ पहले सुन लो कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि सरकार ने एक अध्यादेश लाई है, और ये अध्यादेश है बैंकिंग नियम संशोधन अध्यादेश। इसके तहत क्या किया गया है कि सहकारी बैंक जो है, कॉरपोरेटिव बैंक जो है, जिसमें घोटाला हुआ था, हमने देखा है कि
जो कॉर्पोरेटिव बैंक में घोटाला हुआ, पीएमसी बैंक में जो घोटाला हुआ था, पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में जो घोटाला हुआ था लगभग 11,000 करोड़ का घोटाला, तो उसके बाद आरबीआई जगी, सरकार जगी और सरकार ने एक संशोधन लाया, अध्यादेश लाया और उस अध्यादेश के द्वारा सरकार ने आरबीआई को नियंत्रण बढ़ा दिया है सहकारी बैंकों में। कैसे? देखो, संशोधन अध्यादेश का नाम याद रख लेना, बैंकिंग नियम संशोधन अध्यादेश 2020। सरकार ये अध्यादेश लाई है। क्यों लाई है? क्योंकि पीएमसी बैंक, पीएमसी सहकारी बैंक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो सहकारी बैंक हैं, 11,617 करोड़ का जो है घोटाला सामने आया। और इससे पहले भी कई घोटाला आ चुके थे, जैसे माधवपुर मार्केट टाइल्स घोटाला हो गया, जम्मू कश्मीर सहकारी बैंक घोटाला हो गया। तो इस तरह से जो पहले कई घोटाला सामने आ चुके थे, उसके बाद एक बृहद घोटाला आया, पीएमसी सहकारी बैंक का घोटाला, और उसके बाद सरकार ये संशोधन लेकर आई है, अध्यादेश लेकर आई है। सहकारी बैंकों का स्वामित्व और नियंत्रण जो है वो सदस्यों के हाथों में होता है, जो लोकतांत्रिक रूप से निदेशक मंडल चुने जाते हैं, ठीक है। और निदेशक मंडल क्या करता है? वो सहकारी बैंक का रेगुलेशन करने का काम करता है। तो यहाँ सबसे बड़ा इशू था, यहाँ इसी पॉइंट में सबसे बड़ा डिस्प्यूट था कि सहकारी बैंकों को रेगुलेट कौन करता है? सहकारी बैंकों को रेगुलेट करने का काम ये निदेशक मंडल करते हैं, और निदेशक मंडल का चुनाव जो है लोकतांत्रिक तरीके से होता है, अलग बात है। लेकिन फैक्ट यही है कि सहकारी बैंक में जो लोग आते हैं, जो हेड होते हैं सहकारी बैंक को जो रेगुलेट करते हैं, वो किसी न किसी पार्टी से संबद्ध होते हैं, किसी न किसी संस्था से संबद्ध होते हैं, राइट। तो वहाँ पे किसी राजनीतिक पार्टी का अधिक दबदबा होता है, या राजनीतिक पार्टी के हेड नॉर्मली, या राजनीतिक पार्टी के पहुँच वाले लोग जो है नॉर्मली ये जो सहकारी बैंक होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट था। अब यहाँ पे देखो, अगर राजनीतिक पार्टी से संबद्ध व्यक्ति अगर इस संस्था का हेड हो गया, सहकारी बैंक का अध्यक्ष हो गया, निदेशक मंडल का, तो ऐसे कंडीशन में ये उसी को लोन देगा जो इसके रिलेटिव होंगे, इसके जान पहचान के होंगे। तो यहाँ पे समस्या आई है, और इसी तरह की समस्या लगातार आई है। मार्केट में पैसा फंसा है, ट्रैप्ड हुआ है। इसके बाद आरबीआई ने ये अध्यादेश लाई है। यह बात सही है कि सहकारी बैंक जो है, सहकारी बैंक को लाइसेंस देने का काम आरबीआई ही करती है, राइट। सहकारी बैंक आरबीआई द्वारा रेगुलेट होते हैं, विनियमित किए जाते हैं। बैंकिंग अधिनियम 1949 और बैंक कानून अधिनियम 1965 के तहत आता है। इसके बावजूद भी जिस तरह का आरबीआई रेगुलेट करती है एसबीआई को, उस तरह से आरबीआई सहकारी बैंकों को रेगुलेट नहीं करती है। सहकारी बैंकों को रेगुलेट करने का काम निदेशक मंडल करते हैं। क्लियर है? अब देखो, एक रिपोर्ट था 2017 में आरबीआई का, और इसमें कहा है कि जालसाजी के 2000 से अधिक मामले आ चुके थे सहकारी बैंकों में, और साथ ही साथ 8.6 करोड़ लोग, 8.5 करोड़ से अधिक लोगों का अकाउंट था सहकारी बैंक में। 5 लाख करोड़ से अधिक जमा थे सहकारी बैंक में, राइट। तो इसके बाद जो है देखो, 2 इम्पॉर्टेंट समस्या था सरकार ने। अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार ने ये अध्यादेश क्यों लाया, तो आप बताना है कि 2 इम्पॉर्टेंट जो है समस्या था। पहला था कि प्रबंधक मंडल जो है या निदेशक मंडल जो है वो राजनीतिक नियंत्रण में होता था। राजनीतिक पार्टी उसको नियंत्रित करती थी, या राजनीतिक पार्टी में जो उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं वो इसको नियंत्रण करते थे। और दूसरा जो है, सहकारी बैंक एक सीमित क्षेत्र पे काम करता था। जैसे मान लो पटना का अगर सहकारी बैंक होगा तो वो पटना में ही लोन देगा, ऐसा नहीं है कि वो महाराष्ट्र में जाकर लोन देगा, राइट। तो एक लिमिट एरिया में काम करता था। तो ऐसे आरबीआई को लगता था कि चूंकि ये लिमिट एरिया में काम कर रहा है, इसलिए अधिक प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, आसपास के लोग मिल के इसको रेगुलेट कर रहे हैं। पटना में अगर मान लो सहकारी बैंक है तो पटना के ही लोग उसको मिल के रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये बृहद जो है ये समस्या क्रिएट नहीं कर सकता, ऐसा आरबीआई को लगता था, जो गलत था। और इसके बाद जो है ये 2 समस्या के कारण जो है मैटर बढ़ा
और जिस तरह से पंजाब और महाराष्ट्र बैंक का जो है घोटाला हुआ, उसके बाद सरकार जगी और सरकार ने ये अध्यादेश लाया। अब अध्यादेश लाने के बाद क्या होगा, अब ये भी सुन लो कि जिस तरह से सरकार का नियंत्रण, या मैं कहूँ कि आरबीआई का नियंत्रण होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, इसी तरह से सेम नियंत्रण अब हो पाएगा सहकारी बैंकों पे। आई रिपीट, आरबीआई का नियंत्रण जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे होता है, उसी तरह का नियंत्रण अब सहकारी बैंकों पे हो पाएगा। और साथ ही साथ जो निदेशक मंडल हो गए हैं, जो निदेशक मंडल निर्देशित करने का काम करते थे सहकारी बैंकों को, वो चीज़ें समाप्त होगी धीरे धीरे। क्लियर है? तो इस न्यूज़ को हमने पहले भी डिटेल से डिस्कस किया था, आज उस पर एडिटोरियल आ गया है, तो हमने और भी पॉइंट को जोड़ने का काम किया। महाशक्ति बनने की क्षमता है भारत, अच्छी बात है। तो इसमें नया क्या है, नया कुछ पॉइंट की चर्चा राइटर ने किया है, देखते हैं हम। ओके, एक सेकंड, हाँ राइट, यहाँ पे आ गया। महाशक्ति बनने की क्षमता है भारत में, क्लियर है? तो ये जो है 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों की चर्चा कर रहा है राइटर, और जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया, इसलिए ये आज का एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है। उस चीज़ों के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। पहला तो राइटर ने कहा है कि भारत और चीन जो है दोनों 1970 से लेकर 80 तक एक ही पायदान पे खड़ा था, एक जगह खड़ा था, एक ही जगह से चलना शुरू किया था, एक ही जीडीपी स्टैंडर्ड था दोनों का, जनसंख्या भी लगभग बराबर थी। क्या कारण है कि 30 से 40 साल बाद चीन भारत से 5 गुना अधिक बढ़ चुका है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट? तो उसको लेकर के राइटर ने बोला है कि सबसे पहले आप चीन को समझिए, उसके बाद इंडिया को आप उस तरह से ढालिएगा। चीन को समझना जरूरी है कि 1970 के दशक में चीन ने क्या रिफॉर्म्स किया कि आज चीन विश्व की महाशक्ति बन चुका है, अमेरिका के बाद चीन का ही नंबर है। तो चीन को समझना होगा। क्या क्या पॉइंट राइटर ने बताया? राइटर ने कहा है कि चीन ने पहले आर्थिक ताकत बढ़ाई, पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया। 1970 के दशक में चीन ने सेज पॉलिसी लाई थी, और सेज पॉलिसी ला करके चीन ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया सबसे पहले अपने देश में, राइट? और उसके बाद अपनी सैन्य ताकत अब बढ़ाया। तो जब चीन को लगा है कि उनका पैसा उनके पास सक्षम है, आर्थिक रूप से वो सशक्त है, तो उसके बाद सैन्य सशक्त बनने की ओर चीन अग्रसर हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से चीन सैन्य शक्ति भी बन चुका है और विश्व के देशों को परेशान करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ चीन ने हर मामले पे पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। पहले तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस बनाया, आत्मनिर्भर बनाया, और उसके बाद उन्होंने दुनिया को अपने पे निर्भर किया। एग्जाम्पल मैं देकर समझाता हूँ। जैसे मान लो हम लोग गूगल यूज करते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब यूज करते हैं, जैसे मैं आप यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं। चीन में क्या यूट्यूब चलता है, आपको पता है? नहीं, चीन का अपना वीडियो प्लेटफॉर्म है, चीन वो यूज करता है। यूट्यूब कहाँ का प्लेटफॉर्म है? तो यूट्यूब अमेरिका का प्लेटफॉर्म होगा। यूट्यूब अमेरिका का प्लेटफॉर्म है, और इससे अगर कोई जनरेशन होता है पैसा यूट्यूब को, तो वो अमेरिका में जाएगा, इंडिया को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको समझते हुए चीन ने अपने यहाँ यूट्यूब के जैसा डेवलप किया वीडियो ऐप। साथ ही साथ जिस तरह से हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, तो चीन के पास अपना गूगल है, ये समझ लो। चीन के पास अपना फेसबुक है, ये बात आप समझ लें। चीन के पास अपना यूट्यूब है, आप समझ लें। चीन के पास अपना व्हाट्सएप जैसा ऐप जो है वो है। चीन के पास अपना टेलीग्राम जैसा ऐप है, वो है। सारे के सारे चीज़ें चीन के पास हैं। चीन ने पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया और उसके बाद विश्व को अपने पे निर्भर कर दिया। और यही कारण है कि विश्व जो चीन पर निर्भर हुई है, भारत भी चीन पर निर्भर हुआ है। भारत जो दवाई बनाता है उसका 90% सामान चीन से आता है। भारत के मोबाइल पे 70% कब्जा चीन का है। भारत के जो एयर कंडीशन है उस पर 80% कब्जा चीन का है। तो चीन ने पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया और उसके बाद विश्व को देशों को अपने पे निर्भर कर दिया। हमें भी इस रणनीति से काम करने की आवश्यकता है। याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो स्टेटमेंट था आत्मनिर्भर भारत,
हमें भी पहले अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा और आने वाले समय में हम विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बने और विश्व को अपने पे निर्भर करें। ये ज़रूरत है, ये डिमांड है, ये टाइम की आवश्यकता है। ऐसा कैसे होगा उस पर भी डिटेल से डिस्कस करूँगा। तो देखो, कोरोना के बाद विश्व के देशों पे चीन का विश्वास कम हुआ। वर्ल्ड का जो यूरोप का कंट्री है, एशिया का कंट्री है, साथ ही साथ अफ्रीका का कंट्री है, सभी का चीन पे विश्वास कम हुआ है। महज 2 से 3 देश ऐसे हैं जो चीन पे आज विश्वास है जिसका, जैसे पाकिस्तान हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया, ईरान हो गया। ये सब चीन से संबद्ध हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य देश चीन से संबद्ध नहीं है, चीन पे विश्वास नहीं करता है। तो ये भारत के लिए एक अच्छा कदम है। विश्व के देश चीन पे विश्वास ना करें, अच्छी बात है, क्योंकि विश्व के देश के पास एक मौका होगा कि भारत की तरफ वो देखें, लुक एट इंडिया, इंडिया की तरफ देखें। भारत को भी चीन का मॉडल अपनाना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा कि सरकार जो है एक अलग से मंत्रालय का गठन करे। ये राइटर का सजेशन है, लेखक का सजेशन है यह कि सरकार एक अलग से मंत्रालय का गठन करे जो पीएमओ के तहत आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जो डायरेक्टली इन्फॉर्म करें और जिसका हेड कोई सिविल सर्विस ना हो। देखो, अक्सर कहा जाता है कि सिविल सर्विस जो होते हैं, आईएएस होते हैं, जिस पद पे जाते हैं उसको लगभग निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए राइटर का कहना है कि सिविल सर्विस जो है या आईएएस जो है उस संगठन का हेड ना हो, उस मंत्रालय का हेड ना हो। उस मंत्रालय का जो हेड है कोई तकनीकी जानकार हो, तकनीकी के जानकार हो, टेक्नोलॉजी के जानकार हो या इकोनॉमी के जानकार हो, वो उस मिनिस्ट्री का हेड हो। पहली बार हमने देखा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि विदेश मंत्री जो हमारे देश के हैं एस जयशंकर साहब, तो इससे पहले हमारे देश के जितने भी विदेश मंत्री होते थे सभी राजनयिक व्यक्ति होते थे, सभी पॉलिटिकल व्यक्ति होते थे। सॉरी, राजनयिक नहीं बोलूँगा, पॉलिटिकल व्यक्ति होते थे। लेकिन जो ये विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब, वो भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं। तो ये डिप्लोमेट व्यक्ति हैं, यानी उस चीज़ के ये जानकार हैं, तब जाकर उनको विदेश मंत्री का पद दिया गया। तो इसी तरह से आवश्यकता इस बात की है कि जो तकनीकी का जानकार होगा, आर्थिक जानकार होगा, उस जानकार व्यक्ति को इस संगठन का या इस मंत्रालय का हेड बनाना चाहिए और वो मंत्रालय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा और इसका उद्देश्य होगा कि भारत को किस तरह से आर्थिक महाशक्ति बनाना है उसके लिए काम करें। आपको पता है कि 2024 का भारत का क्या टारगेट है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बनाना भारत का टारगेट है 2024 तक। क्लियर है? तो इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले कानून और व्यवस्था जो है इम्प्रूव करना होगा। कानून हमारे देश में अधिक है, मतलब ज़रूरत से अधिक कानून है। उस कानून को समाप्त करके किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पर्टिकुलर कानून की आवश्यकता है, उसी को इम्प्लांट करने की आवश्यकता है। जैसे आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि भारत में 44 जो है श्रम कानून थे, लेबर लॉ थे, उसको समाप्त करके सरकार 4 लेबर लॉ ला रही है। 44 कानून को समाप्त करके महज 4 कानून ला रही है। तो इस तरह से हमें आवश्यकता है कि कानूनों को कम किया जाए और व्यवस्था को बेहतर किया जाए। साथ ही साथ पाकिस्तान की जगह चीन संबद्ध दृष्टिकोण हमें अपनाना होगा। हम जो है कुछ भी होता है तो हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान पे हम आरोप लगाते हैं, या हमारा दृष्टिकोण होता है कि हम पाकिस्तान को पीछे छोड़ें। ये दृष्टिकोण हमें समाप्त करना होगा। हमें चीन ओरिएंटेड दृष्टिकोण अपनाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारे सामने में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान चीन का एक पिछलग्गू है और चीन एक महाशक्ति है, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। वर्तमान में चीन एक महाशक्ति है। साथ ही साथ राइटर का ये सजेशन है कि 12वीं और स्नातक के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद हर व्यक्ति को 2 वर्ष का सैन्य सेवा जो है अनिवार्य किया जाए, यानी 2 वर्ष का मिलिट्री जो है सेवा वो दे, सेना में जाकर के 2 वर्ष काम करे। महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाया जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात संरचनात्मक सुधार की, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म होगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, हम पोर्ट बनाएं, बंदरगाह बनाएं, हम रोड बनाएं, हम लॉजिस्टिक्स में निवेश करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बृहद पार्ट होता है। और साथ ही साथ कौशलता को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें श्रम सुधार या श्रम कौशलता को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें जो मार्केट की डिमांड है विश्व के में, उस डिमांड के आधार पे हमें रिसर्च और डेवलपमेंट करना होगा। और साथ ही साथ हमें
ट्रेनिंग देना होगा अपने श्रमिकों को कि जो विश्व के मार्केट की डिमांड है उस अनुसार से आप कौशल होइए, उस अनुसार से टेक्निक आप अपने में डेवलप कीजिए, उसके लिए हमें ट्रेनिंग देने की भी आवश्यकता है। तो राइटर का ये पर्सपेक्टिव है, इतना काम हमें करना होगा भारत को महाशक्ति बनने के लिए, और भारत में क्षमता है, भारत महाशक्ति बन सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एडिटोरियल क्या है, इसका बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सितंबर से नया वेतन कोड लागू होने की उम्मीद। देखो यहाँ पे कोड ऑन वेजेस 2019 वेतन संहिता की चर्चा की गई है, जो सितंबर से लागू होने की बात की जा रही है। अभी जो है लोगों के पास यह जारी किया गया है कि लोग 45 दिन पे इसमें अपनी राय रख सकते हैं, और उसके बाद जो है इसे लागू किया जाएगा, इसे क्रियान्वित किया जाएगा। जो हमारे देश के श्रम मंत्री हैं श्री संतोष गंगवार, उनका कहना है कि ये पारित होने से 50 करोड़ से अधिक कामगारों को सीधा फायदा होगा। तो न्यूज़ आपने सुन लिया है कि ये लागू हो सकते हैं, कब से? सितंबर से लागू हो सकते हैं। 50 करोड़ से अधिक लोगों को इससे फ़ायदा होगा, 50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को फ़ायदा होगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ, आखिर ये है क्या? देखो, लेबर रिफॉर्म्स की चर्चा लगातार होती है कि हमें श्रम सुधार करने की आवश्यकता है। खास करके प्रवासी श्रमिक जिस तरह से देश में लौटते हैं घर पे, उसके बाद तो निश्चित तौर पे लगता है कि इसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और भारत विश्व का अगर मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, चीन को भारत को टक्कर देना है, तो श्रम सुधार करना ही पड़ेगा। सरकार ने इसे काफ़ी पहले भांप लिया था, और सरकार ने जो 44 कानून है हमारे देश में, उस 44 कानून की जगह 4 कानून लाई। 44 कानून को 4 कानून में सरकार ने मर्ज कर दिया, या 4 कानून लाई। जो अनावश्यक कानून थे उसको हटा दिया गया है, 44 की जगह महज 4 कानून। तो पहला कानून जो सरकार लेकर आ रही है, सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019, सामाजिक सुरक्षा पे। दूसरा है औद्योगिक संबंध पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019। तीसरा जो सरकार ला रही है मजदूरी संहिता पे, कोड ऑफ वेज बिल 2019, किस तरह से मजदूरी को रेगुलेट किया जाए, किस तरह से मजदूरी दे, वेतन दे, राइट। तो वेतन को लेकर के क्या क्या नियम होना चाहिए, इसके लिए एक अलग से कानून ला रही है। और नेक्स्ट जो है वो आ रही है कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन किस तरह से बेहतर हो, किस तरह से अगर मजदूर किसी संगठन में काम कर रहे हैं, किसी उद्योग में काम कर रहे हैं, तो किस तरह से उसकी सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य को बरकरार रखा जाए। ये 4 कोड सरकार ला रही है। क्यों ला रही है? क्योंकि सरकार को श्रम कानून सुधार करना है, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगर मान लो श्रम कानून में कोई कोड नया आएगा, तो उसे इसी न्यूज़ के साथ इम्प्लांट करके आप देखना कि जो 4 लेबर लॉ है उसी के अंदर आप सारा का सारा चीज़ें आएगी, राइट। तो इससे क्या हुआ कि इस न्यूज़ के एनालिसिस से क्या हुआ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 4 जो मेन कोड सरकार ला रही है, उसी कोड के अंतर्गत सारा का सारा अब जितना भी रिफॉर्म्स होगा उसी का पार्ट होगा। देखो यहाँ पे एक न्यूज़ जो है कि लगभग सर्विस सेक्टर में भारत जो है, देखो 2 तरह का इंडस्ट्रीज होता है, गुड्स एंड सर्विस हम बोलते हैं। जीएसटी वैसे भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड्स क्या हुआ कि सामान हो गया, जैसे मान लो खाने का तेल हो गया, गुड्स हो गया, चाय का पत्ती हो गया, गुड्स हो गया। जितना भी सामान जो देखा जा सकता है, जिसे टच किया जा सकता है, उसे गुड्स कहा गया एक तरफ से, ये समझ लो। सर्विस क्या होता है? जो हम सेवा देते हैं। जैसे मान लो आप किसी होटल में जाकर रुकते हो, तो आप सेवा लेते हो, सर्विस लेते हो उससे। इसी तरह से आप टेलीफोन करते हैं, किसी से बात करते हैं तो सर्विस लेते हैं। बैंकिंग का आप सर्विस लेते हैं, इंश्योरेंस का आप सर्विस लेते हैं, आईटी का आप सर्विस लेते हैं। तो इसलिए जो है भारत गुड्स में काफ़ी पीछे है। भारत जो है गुड्स सेक्टर में चीन से काफ़ी पीछे है, चीन काफ़ी आगे है इंडिया से। लेकिन सर्विस सेक्टर में भारत चीन के इक्विवेलेंट है। और सर्विस सेक्टर में भी मैं पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर की बात करूं, जिसमें हमारे देश के विप्रो हैं, इन्फोसिस है, कई कंपनियां हैं, एचसीएल हैं। आईटी सेक्टर में हम चीन से आगे हैं। सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है आईटी सेक्टर, जिसमें हम चीन से आगे हैं। तो सर्विस सेक्टर का एक डाटा दिया हुआ, देखो यहाँ पे चीन
चीन का जो है सर्विस सेक्टर में निर्यात 2018 में 233 अरब डॉलर रहा, यानी 16.31 लाख करोड़। और इसी अवधि में जो है भारत का जो निर्यात रहा है वो लगभग 205 अरब डॉलर रहा है। तो चीन का 233 अरब डॉलर, इंडिया का 205 अरब डॉलर, यानी 14.35 लाख करोड़। तो सर्विस सेक्टर में लगभग हम चीन के इक्विवेलेंट हैं। हमारे पास पोटेंशियल है कि सर्विस सेक्टर में हम जल्द बहुत कम समय में चीन को क्रॉस कर सकते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पे है कि ऑस्ट्रेलिया भी लगा सकता है अब टिकटॉक पे प्रतिबंध। इंडिया लगाया है, उसके बाद चर्चा थी कि अब यूएस लगा सकता है, और उसके बाद चर्चा है अब ऑस्ट्रेलिया भी लगा सकता है। आने वाले में आपको सुनोगे आप कि कई अन्य देश, नाटो के कई अन्य देश या कई अन्य यूरोप के देश भी टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा रहा है या चाइनीज ऐप पे प्रतिबंध लगा रहा है। ओके, सेरोगेसी पे मुझे डिस्कस करना था, लेकिन मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि सेरोगेसी को लेकर के कानून भी है। सेरोगेसी क्या है पहले तो मैं ये बता दूं। जैसे आपने शाहरुख खान का नाम सुना होगा। शाहरुख खान जो है और उनकी वाइफ गौरी हैं, ये दोनों चाहते हैं कि एक नया बच्चा चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इन्होंने एक अन्य महिला को गोद लिया। महिला को गोद नहीं लिया, महिला को बोला कि हम आपको पैसा देंगे, और उसके बाद जो है उसमें इम्प्लांट कर दिया, और इम्प्लांट करने के बाद ये महिला प्रेग्नेंट होती है और ये बच्चे को जन्म देती है। ऑफिशियली ये बच्चा होता है शाहरुख खान और गौरी का, राइट। लेकिन ये इसको जन्म कौन देती है? एक तीसरी महिला देती है। इसी को कहा गया सेरोगेसी। और सेरोगेसी को लेकर के सरकार सख्त हुई थी, इसका उल्लंघन काफ़ी हो रहा था, तो सरकार सख्त होकर के सरकार ने इस पर कानून बनाया, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि सेरोगेसी क्या होता है ये क्लियर हो गया आपको। इसको भी एक बार देख लेना। जिरेनियम है, ये जो पौधा है ये जिरेनियम है। इत्र बनाने के काम में, सेंट बनाने के काम में ये पौधा आता है। ओके, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को तो मैंने जवाब दे ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं जवाब देता हूँ इसका कि CSIR के जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए, आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। उम्मीद करता हूँ कि आज का न्यूज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।